नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी एनुअल रिपोर्ट की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आरबीआई के एग्जामिनेशन में फेज़ 1, फेज़ 2, इंटरव्यू सब जगह पूछे जाते हैं। ये भी उन्हीं एक रिपोर्ट में से एक है। ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर में इससे बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं और इस बार भी ये आशा है कि इससे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इसको डिटेल में करना ज़रूरी होता है, ठीक है? ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत डिटेल में आरबीआई नहीं लाता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है थोड़ा डिटेल में, ठीक है? इसके बाद एक और चीज़ मुझे कहना है कि आप देखते होंगे कि मेरा जो रिपोर्ट होता है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये जो रिपोर्ट होता है बहुत शॉर्ट होता है, तुरंत आपका खत्म हो जाता है। तो ये जो है ना, वो एक्चुअली में शॉर्ट है नहीं। ये मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आपको शॉर्ट लगता है, समझे? जब आप देखते होंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 खत्म। इतना में मैंने खत्म करा दिया आपको, ठीक है? ये आपको ऐसा लग रहा है कि 3 पेज में इतना सारी ही पढ़ना था बस। इतना ही आपको दूसरा टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ 3 पेज के बदले में वो 13 पेज ले लेंगे। तो आपको ना पेज देख कर के एक क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली आपको ऐसे प्रतीत होता है कि ये तो बहुत हार्ड है यार, इतना सारा पेज है, इतना सारा पेज है। मैं क्या करता हूँ, उसी को 3 पेज में लेकर के आ जाता हूँ। तो आपका जो है ना, वो परसेप्शन बदल जाता है। आप परसीव करते हैं कि यार ये 3 ही पेज तो है यार, इतना ही तो पढ़ना था बस, समझे? तो यहाँ पर आपको 2 फायदा मिलता है। एक तो आपका परसेप्शन बदल जाता है चीज़ों को देखने का, इसीलिए आपको वो चीज़ आसान लगता है। आसान यहाँ पर भी नहीं है, वो मेरा बताने का तरीका अलग है, मेरा नोट्स प्रोवाइड करने का तरीका अलग है, इसीलिए आपको ये चीज़ आसान लगता है। मैं कोई चीज़ यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जो कि मैं यहाँ पे नहीं डाला हूँ, ऐसा बात नहीं है। हर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ डालता हूँ। जो मैं आज जो नोट्स भी बनाता हूँ ना, वहाँ पर भी हर इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, कोर रहता है। मेरा जो नोट्स है वो आपको 100% रटा हुआ रहना चाहिए। बाकी जो टीचर लोग को कोर्स देते हैं या फिर जो पीडीएफ देते हैं, उसको आप थोड़ा बहुत भूल भी सकते हो। लेकिन मेरा वाला आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एकदम कोर दे रहा हूँ, जो आपको याद रखना ही रखना है। समझे? ये जो कोर है, मोस्टली क्या होता है ना कि आप कोर ही भूल जाते हैं। इतना सारा चक्कर में आप कोर भूल जाते हैं। ठीक है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कोर क्या है, जो चीज़ आपको याद रहना ही रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कोई चीज़ भी हटा नहीं रहा हूँ। अपने पीडीएफ में कोई चीज़ हटाता नहीं हूँ, मैं सब कुछ डालता हूँ। भले ये वीडियो लगता है कि शॉर्ट है, लेकिन वीडियो में एक्चुअली जो कंटेंट है, वो कंटेंट ही है सिर्फ, समझे? इसीलिए मेरा जो कंटेंट है, वो बहुत बेस्ट कंटेंट है। अभी मार्केट में तो बहुत बेस्ट कंटेंट है मुझे, मेरे हिसाब से। ठीक है? आपके हिसाब से क्या है, वो आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है? तो जो भी है कंटेंट, जो कोर है, वो सब कुछ यहाँ पर एडेड है। बेफिज़ूल का बात यहाँ पर ऐड नहीं है, तो आपको पूरा याद करना चाहिए। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आपको एनुअल रिपोर्ट में क्या मैंने कैसे कहा था आपको कि फेज़ 1 में भी आपसे 5-6 नंबर पूछे जा सकते हैं, फेज़ 2 में भी आपसे 10 से 15 नंबर पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी 1-2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम टू सेम अप्लाई होता है इस रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ पर भी 5 से 6 सवाल आपको फेज़ 1 में दिख सकते हैं और फेज़ 2 में ये इम्पोर्टेंट बहुत बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपसे इसका सवाल पूछा जा सकता है, 15-20 नंबर तक भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का आपको हेल्प मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एनुअल रिपोर्ट है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनता है। ये दोनों रिपोर्ट जो है ना, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो है अगर 6-7 महीना पहले आता, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। अब चूँकि जो है ये तुरंत आया हुआ है, अभी एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और अभी आने वाला आ गया है। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है, ठीक है? जो एनुअल रिपोर्ट है उसको भी मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, आरबीआई ग्रेड बी 2024 जनरल अवेयरनेस का नाम है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप एनुअल रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैंने एनुअल रिपोर्ट भी आपको याद कराया है और यहाँ पर भी मैं ये चीज़ आपको एकदम स्मूथली समझाऊँगा। आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी बात नहीं है। ये तो फुद्दू सा चीज़ था जिसके लिए हम लोगों ने मन में इतना ही बड़ा हाइप बना दिया था। समझे? तो बहुत आसान चीज़ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। ये देखने को लग रहा है 3 पेज है, लेकिन मैं अभी आपको 1 ही पेज में कराने वाला हूँ, ठीक है? ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं सिर्फ़ 1 पेज में लेकर के आऊँगा। तब आप देखना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और उसके बाद 1 पेज में मैं जो डाला हूँ नोट्स, ये देखिए, ये जो 1 पेज है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि बस इतना सा था, इतना सा था। इस चीज़ को ही मैंने जब टेक्स्ट में डाला है, तो टेक्स्ट में देखिए 3 पेज हो गया है, समझे? ये क्या हो रहा है? 3 पेज हो गया, 1 पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम होता है। आपको देखने में लगता है कि ज़्यादा बड़ा है, आपका परसेप्शन बदल जाता है। जब आप चीज़ों को देखोगे कि ये तो आसान है, ये तो फुद्दू सा चीज़ है, तो आपको याद रहेगा। लेकिन आप जब ये चीज़ों को देखोगे कि यार चीज़ कितना हार्ड है यार, कितना हार्ड है, तो आपका माइंड उसको सच में हार्ड बना देगा और आप नहीं पढ़ पाएँगे। इसीलिए मेरा कंटेंट आपको लगता है कि ये तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। एक्चुअली मैंने सब कुछ बढ़ाया है आपको, सब कुछ बताया है आपको।
कहीं पर भी मैं कटौती नहीं कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बताता हूँ आपको। इतना ही आप याद कर लो ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक, मैं आपके परसेप्शन के साथ खेलता हूँ और कोई भी रीजन नहीं, इसीलिए आपको मेरा कंटेंट आसान लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको वहां पर 3 पेज दिखाया, यहाँ पर 1 पेज में ही मैं आपको कवर करा दूंगा। इतना ही है। ये चीज को आप अगर कॉपी में लिख लेते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, समझे। सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है और इस बार क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, डूब नहीं रहा है या फिर अकबका नहीं रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, बैंक्स, एफआई, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, वो सारा इंस्टीट्यूशंस का स्टेबिलिटी को हम लोग जांचते हैं और वो जांच करके एक रिपोर्ट तय करते हैं। तो इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है कौन, देखता है आरबीआई देखता है। ठीक है, तो आरबीआई के अंदर एक एफएसडीसी है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो काउंसिल है यही चीज देखता है, पूरा स्टेबिलिटी देखता है कि हमारे देश में जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक्स है वो स्टेबल तो है ना, कहीं वो डूबने का कगार पे तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो स्टेबल रहना चाहिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेबिलिटी को जांचता है कौन, जांचता है आरबीआई के अंदर एफएसडीसी जांचता है। एफएसडीसी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। मेरे साथ बोलिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को देखता है वही तो काउंसिल हो गया, एफएसडीसी काउंसिल। ये जो एफएसडीसी है यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो सब कमेटी है ये जो है ये रिपोर्ट बनाता है, लेकिन रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है आरबीआई। बनाता है इस रिपोर्ट को, सब कुछ को एसेस करता है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एसेस करके रिपोर्ट कौन बनाता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का सब कमेटी है ये बनाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये जारी कौन कर देता है, आरबीआई कर देता है, समझे। तो ये जो है साल में 2 बार जारी होता है, ये बायएनुअल है क्योंकि साल में ये 2 बार जारी होता है। एक बार जारी होता है दिसंबर मंथ में, ठीक है, और एक बार होता है जून मंथ में। जून मंथ में, तो दिसंबर मंथ में भी जारी हुआ होगा। तो वहां पर बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि यार ये वाला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से सवाल आएगा, सवाल आएगा, सवाल आएगा। लेकिन मैंने बोला था कि उससे कुछ सवाल नहीं आने वाला है। उसका रीजन ये सिंपल है, क्योंकि दिसंबर मंथ का आने वाला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिर वापस से जून मंथ में आ जाएगा। तो थोड़ी आपका दिसंबर मंथ का इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा, समझे। इसीलिए दिसंबर मंथ का आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं करना था। लेकिन बहुत सारे लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपना माइंड इन्वेस्ट करके याद किए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो करो ना, सबको क्यों करना है। यहाँ पर भी तो आप वही चीज करोगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2 बार रिलीज होता है, एक दिसंबर में एक जून में, इसीलिए इसको बायएनुअल कहते हैं। मैंने ये चैनल चालू किया था फरवरी में, तभी मैंने ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कराया था दिसंबर मंथ का। ठीक है, तो मेरा जो सेकंड वीडियो है, मेरा जो चैनल है उसका जो सेकंड वीडियो है वो है इस पे ही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे। ठीक है, तो वो बायएनुअल होता है, 2 साल में आता है ये रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। इस बार कितना नंबर का रिलीज है, मतलब कि कितना नंबर का ये रिपोर्ट है, तो 29 नंबर का ये रिपोर्ट है। ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किसके द्वारा रिलीज होता है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को रिलीज करता है आरबीआई। ये रिपोर्ट को बनाता कौन है, एफएसडीसी का सब कमेटी बनाता है। एफएसडीसी का सब कमेटी, एफएसडीसी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एफएसडीसी जो है इसका जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है। एफएसडीसी का चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर रहता है। लेकिन एफएसडीसी का जो सब कमेटी है जो कि ये रिपोर्ट बना रहा है, उसका हेड कौन रहता है, आरबीआई गवर्नर, समझे। तो एफएसडीसी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो चेयरमैन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसका जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन एफएसडीसी के अंदर एक सब कमेटी आता है जो कि ये पूरा असेसमेंट कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल सिस्टम का असेसमेंट करके ये रिपोर्ट बना रहा है। तो उस कमेटी का हेड कौन है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है रिलीज करता है कौन, आरबीआई करता है। साल में 2 बार करता है, इसीलिए इसको बाय एनुअल बोलते हैं, बाय एनुअल पब्लिकेशन। ये रिपोर्ट को बनाता कौन है, ये रिपोर्ट को बनाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी का सब कमेटी। ठीक है, इसके बाद ये जो रिपोर्ट है इसमें 3 चैप्टर्स होते हैं और एक सर्वे होता है। ठीक है, 3 चैप्टर्स क्या क्या होता है, 3 चैप्टर, पहला चैप्टर होता है कि मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, ग्लोबल लेवल पे हम लोग रिस्क देखते हैं, मैक्रो लेवल पे हम लोग रिस्क देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग रिस्क देख लिए चैप्टर नंबर 1 में। फिर दूसरा चैप्टर इसमें कहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो साउंड है या नहीं है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंड है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। और फिर तीसरा में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है रेगुलेटरी लेवल पे, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं। तो 3 चैप्टर में हम लोग पहले रिस्क देखते हैं, मैक्रो लेवल पे क्या रिस्क हो रहा है, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो साउंड है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, और लास्ट में अगर ठीक नहीं होगा तो कुछ इनिशिएटिव ले लेंगे। तो 3 चैप्टर में ये रिपोर्ट आता है। साथ में एक सर्वे भी आता है। ये सर्वे में क्या करता है ना, जो भी एक्सपर्ट है उन एक्सपर्ट से पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है कि आप बताइए कि क्या स्थिति होने वाला है हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, तो 3 चैप्टर में हम लोग रिस्क देखते हैं, फिर एक्चुअल में हम लोग साउंडनेस चेक करते हैं, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इनिशिएटिव देख लेते हैं, और लास्ट में एक सर्वे कर देते हैं, ओवरऑल सर्वे कर लेते हैं। जो भी एक्सपर्ट है उन लोग से हम लोग पूछ लेते हैं कि आपके हिसाब से क्या स्थिति होने वाला है, और सब कुछ को हम लोग देख करके एक रिपोर्ट में जारी कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीनों चैप्टर को एक एक बार देखते हैं और एक सर्वे को भी एक एक बार देख लेंगे, है ना, आराम से देखते हैं। चलिए पहले 3 चैप्टर देखते हैं। तो हम लोग देखें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। अब हम लोग 3 चैप्टर है, वो 3 चैप्टर कौन कौन सा है, माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साउंडनेस एंड रेजिलियंस, और तीसरा रेगुलेटरी इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक सर्वे भी देख लेंगे, सिस्टमिक रिस्क सर्वे भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये 3 चैप्टर देख लेते हैं, यहाँ पे 3 भाग देख लेते हैं जो कि इस रिपोर्ट के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। मैक्रो लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ग्लोबल लेवल पे देख लेंगे, इंडिया लेवल पे देख लेंगे, हाँ, कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है। तो कहता है कि देखो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो अभी स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है। पिछले साल तक या फिर कहिए कि दिसंबर तक ही हम लोग को ऐसा लग रहा था ना कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखें कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग है और रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि वो अगर उसको अगर एक घूसा मार भी देंगे तो भी वो मरेगा नहीं, समझे, वो रेजिलिएंट है, वो रेडी है फॉर फाइट। तो वो स्ट्रांग भी है और रेजिलिएंट भी है। हाँ, कुछ कुछ रिस्क है, लेकिन अभी भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा ना, हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी स्ट्रांग ही रहेगा। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है। कुछ कुछ रिस्क अभी भी है। क्या क्या रिस्क है, ग्लोबल डेट। पूरी दुनिया में ग्लोबल डेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे देश, बहुत सारा इकोनॉमीज डेट बहुत ले रहा है, तो वो एक रिस्क बन सकता है, वो रिस्क है। जियो पॉलिटिक्स, अक्सर है ना एक कंट्री दूसरा कंट्री से अभी लड़ाई कर रहा है, इससे क्या होता है ना कि ट्रेड ठीक से नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि रसिया यूक्रेन के बीच में वार हो गया, तो रसिया यूक्रेन के बीच का एक रास्ता था, जो रास्ता से ना ट्रेड होता था, अब वो ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो वो ट्रेड नहीं हो रहा था, रास्ता बदल के आना पड़ रहा है। तो रास्ता बदल करके आ रहा है कोई शिप, तो उसमें क्या खर्चा लग रहा है, जूट का ज्यादा खर्चा लग रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स भी एक रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, रिस्क है। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बहुत सारा कमोडिटी है जिसका प्राइस जो बढ़ते जा रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ग्रोथ थोड़ा सा कम हो पाएगा, कम होने लगेगा, तो वो भी एक रिस्क है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है, लेकिन कुछ कुछ रिस्क अभी भी बना हुआ है, जैसे कि ग्लोबल डेट, जियो पॉलिटिक्स और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर दुनिया के लेवल पे, तो दुनिया में जो अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखा जाए जीडीपी में, तो इंडिया जो है 18.5% कंट्रीब्यूट करता है इन ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी जितना भी है, पूरे दुनिया का जो भी जीडीपी होगा, उसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, 18.5%। ठीक है, ये समझ लिए। तो हम लोग मैक्रो लेवल पे फाइनेंशियल रिस्क देख लिए। क्या क्या रिस्क था, ग्लोबल डेट हो जाएगा, जियो पॉलिटिक्स है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन है, ये सब है मेन रिस्क। ठीक है, तो ये हम लोग पहला चैप्टर में जो कोर था वो समझ लिए। अब दूसरा चैप्टर को देखते हैं, यानी कि दूसरा बात जो इस रिपोर्ट के अंदर कहता है, बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका क्या साउंडनेस है और क्या रेजिलियंस है। ठीक है, क्या इसका साउंडनेस है कि कितना ये साउंड है, कितना ये मजबूत है, और कितना इसका रेजिलियंसी है, यानी कि कितना ये फाइट करने के लायक है, समझे। तो साउंडनेस और रेजिलियंस देखते हैं अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पहले तो हम लोग मैक्रो लेवल पे देख लिए, फिर अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश का, उसका कितना साउंडनेस है, उतना कितना उसका कितना रेजिलियंस है वो देखते हैं। तो साउंडनेस और रेजिलियंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साउंडनेस, उसका साउंडनेस कितना है, यानी कितना वो ताकतवर अभी है, क्या वो तुरंत हार जाएगा या फिर वो लड़ेगा, क्षमता है उसके अंदर, तो कितना क्षमता है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में जानते हैं, और फिर एनबीएफसी देखेंगे, फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखेंगे। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका ग्रॉस एनपीए 2.8% है, जो कि 12 ईयर लो है। ग्रॉस एनपीए का क्या मतलब होता है, एनपीए का मतलब होता है ऐसा लोन जो कि वापस नहीं करने वाला है कोई व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति अगर वो लोन वापस नहीं करेगा तो वो एनपीए बन जाता है।
तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका एनपीए 12 ईयर का लो पे है, यानी कि वो मैक्सिमम पैसा रिकवर कर ले रहा है, यानी कि बैंक जो डूबने का कगार पे नहीं है, अच्छा स्थिति में है। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.8% है इन केस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एनबीएफसी का तो और अच्छा है, 1.1% है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए कितना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का? 0.6%। सोचिए, मतलब अगर देखा जाए तो एनपीए एक्चुअल में जो एनपीए है वो 0.6% है, तो बहुत कम है। इसके बाद हम लोग सीआरएआर भी देखते हैं। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सीआरएआर जो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.8% है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? सीआरएआर कह सकते हैं इसको, और या फिर कह सकते हैं इसको सीएआर, दोनों एक ही है, समझे? तो ये क्या है? ये है मिनिमम कैपिटल जो कि एक बैंक के पास रहना चाहिए। मिनिमम कैपिटल जो कि एक बैंक के पास रहना चाहिए, ताकि अगर वो डूबे भी तो वापस से फाइट बैक मार ले। अगर मान लीजिए कि आपका कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी में आपके पास पूंजी था 2 करोड़ रुपया। अब 2 करोड़ रुपया आपके पास पूंजी था और आप मैनेजर को बोले कि तुम चला लो भाई, मेरा कंपनी को तुम चलाओ, और आप चले गए वैकेशन पे, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोल करके गए थे कि देखो 2 करोड़ रुपया मेरा पूंजी है, 1 करोड़ रुपया तुम खर्चा नहीं करना और 1 करोड़ रुपया जो है उसको तुम यूज कर सकता है, 1 करोड़ रुपया तुम कुछ नहीं करेगा। ऐसा आप बोल करके चले गए वैकेशन पे। वैकेशन से जब आप वापस आए तो आपको ये दिखने को मिला कि ये जो मैनेजर था ये तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, आपका सारा पैसा डुबा दिया। आपके पास जो 1 करोड़ रुपया आप उसको बोले थे कि नहीं खर्चा करना, वही पैसा रखा हुआ है वो। तो यहाँ पर आप बोले कि कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपया है, यहाँ पर हम वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, समझे? तो यहाँ पर आपके पास 1 करोड़ रुपया था, तब तो आप वापस से कर पाए, तो आप मिनिमम कैपिटल रखे थे अपने पास। तो इसीलिए आरबीआई भी कहता है, और ग्लोबल लेवल पे जो बीसीबीएस है, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, उन्होंने ये कहा है कि देखो कैपिटल जो है ना, तुम मिनिमम कैपिटल कुछ रखो ही। जो भी बैंक्स है वो मिनिमम कैपिटल तुम कुछ रखो ही, कि अगर सिचुएशन बिगड़ गया तो ये जो तुम्हारा कैपिटल है इससे तुम सर्वाइव कर पाओ और इसे तुम फाइट बैक कर पाओ, ताकि तुम्हारा बैंक ना डूबे। तो बैंक ना डूबने के लिए तुमको मिनिमम कैपिटल रखना चाहिए। जो मिनिमम कैपिटल है वो कम से कम 9% रहना चाहिए, 9% रहना चाहिए, ऐसे ग्लोबल लेवल पे कहा गया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आरबीआई है वो कहता है कि हम ना इससे ज्यादा ही रखेंगे, 12% से ज्यादा ही रखेंगे हम, ये आरबीआई कहता है। अभी कितना है ये सीआरएआर? 16.8%, बहुत अच्छा है, ठीक है। एनबीएफसी का सीआरएआर क्या है? 27.6%। अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा का भी बहुत अच्छा है, यानी कि डूबने के कगार पे नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, या फिर एनबीएफसी है, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब स्ट्रांग है, क्योंकि सीआरएआर अच्छा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो सीआरएआर जो है या फिर सीएआर जो है वो अच्छा है, 9% रहना चाहिए, लेकिन अभी कितना है? 27.6% है, 16.8% है, बहुत अच्छा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्रेडिट ग्रोथ को देखा जाए तो वो 5.7% है, ये भी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को ये मिला कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो साउंड है, वो मजबूत है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिलियंट है कि नहीं है। अगर उसको एक झाप मिल गया तो वो वापस से खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको भी समझते हैं। तो रेजिलियंसी भी चेक करते हैं। ताकत तो हम लोग जान लिए कि उसके अंदर ताकत है, कैपेसिटी है। तो अब अगर देखते हैं कि रेजिलियंट है कि नहीं है, अगर उसको एक बार झटका मिल गया तो वो वापस फाइट बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसा देखने को मिल ही रहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना अच्छा है कि फाइट बैक तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो रेजिलियंसी में हम लोग एक मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं, समझे? एक हम लोग उसको टेस्ट देख कर देखते हैं कि किस स्थिति में कितना ये लड़ सकता है, समझे? बैंक कितना लड़ सकता है किस स्थिति में। तो हम लोगों ने 46 मेजर बैंक को एनालाइज किया, 46 मेजर बैंक, और उस आधार पे हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति बनता है, क्या लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। तो हम लोगों ने 3 सिनेरियो देखा। एक बेसलाइन सिनेरियो देखा जिसमें हम लोगों ने उसको थोड़ा सा थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि ऐसा थप्पड़ मारने पे वो कैसा रिएक्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग मीडियम सिनेरियो देखें, उसमें हम लोग जोर से थप्पड़ मारे, उसमें देखें कि अब कैसा स्थिति बनता है, अब क्या बैंक मर गया। तो फिर देखें कि मीडियम सिनेरियो में भी नहीं मरा, फिर एक सीवियर सिनेरियो लिए, उसमें पूरा मार दिए जोर से, फिर देखें कि ये पूरा जोर से मारने से क्या मर जाता है बैंक। फिर वहां पर देखें नहीं, वो भी नहीं मर रहा है, यानी कि बैंक जो है वो रेजिलियंट ही है। तो हम लोग सबसे पहले बेसलाइन सिनेरियो चेक किए, बेसलाइन स्ट्रेस दिए उसको, बैंकों को, तो मालूम चला कि उस केस में सीआरएआर जो है वो 16.1% रहेगा, अच्छी बात है। फिर हम लोग मीडियम सिनेरियो दिए, यानी कि और जोर से उसको मारे कि अब वो मर जाएगा, तो मीडियम सिनेरियो दिए। उसके बाद हम लोग देखें कि उस केस में सीआरएआर जो है वो 14.4% रह रहा है, अच्छी बात है। फिर हम लोग उसको सीवियर सिनेरियो दिए, तो एक जोर का थापड़ मारे, सीवियर सिनेरियो दिए, इसके बावजूद जो है वो बैंक मरा नहीं, वो 13% था।
यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे कहा गया है कि CRAR या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मिनिमम कैपिटल जो है वो 9% रहना चाहिए ताकि आपका बैंक ना मरे। तो हमारे इंडिया में 9% छोड़िए 13% है। सीवियर सिनेरियो में भी हमारा जो CRAR है वो 13% रहेगा। यानी 13% मिनिमम कैपिटल हम लोग रखते ही रखते हैं, कितना भी खराब स्थिति आ जाए। यानी कि वहां से हम लोग लड़ने के लिए क्षमता वापस से जन्म कर लेंगे, है ना? यानी कि रेजिलिएंट है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, रेजिलिएंट भी है, साउंड भी है। आपको गर्व है कि नहीं अपने आरबीआई पे, है कि नहीं? तो वो साउंडनेस भी दिखा रहा है हमारा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और रेजिलियंसी भी दिखा रहा है, ठीक है? यानी कि गिर करके उठने का क्षमता भी दिखा रहा है, रेजिलियंसी भी दिखा रहा है। अब देखते हैं रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स, ठीक है? सब पहले हम लोग देखें कि मेजर फाइनेंशियल रिस्क क्या है, उसके बाद हम लोग देखें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा देश का साउंडनेस कैसा है, रेजिलियंट है कि नहीं है। और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे रेगुलेटरी इनिशिएटिव कि हम लोग रेगुलेटरी बेसिस पे क्या इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लेकर के आया गया है, और मतलब इंडिया लेवल पे क्या लाया गया है। तो ग्लोबल लेवल पे बॉस कौन है, सारे बैंकों का बॉस कौन है? बॉस है BCBS, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है? यहां पर लिख दूं क्या मैं, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है? बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, आप भी इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है? तो बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन जो है ये पूरा ग्लोबल लेवल पे सारा बैंक, सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां तक कि सेंट्रल बैंक जो है उसका भी बाप है, समझे? जो सेंट्रल बैंक भी है ना बहुत सारे देशों का, वो भी BCBS के पास जाता है कि आप बताइए सर हमको क्या करना चाहिए। तो जो ग्लोबल लेवल पे है वो BCBS कुछ रिपोर्ट अपना जारी किया है। उस रिपोर्ट में वो कहा है, 3 बातें कहा है, 3 इनिशिएटिव लाने को कहा है। वो कहता है कि देखो भाई साहब, फिनटेक जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे दुनिया में, और फिनटेक के साथ रिस्क भी आ रहा है। तो फिनटेक का बहुत सारा रिस्क होता है, उसको तुम लोग मैनेज कर लो। फिनटेक के साथ कौन-कौन सा रिस्क आएगा? जो फिनटेक होता है वो बैंक नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, या फिर क्या बोलते हैं पेटीएम हुआ, ये सब तो बैंक नहीं है, लेकिन ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है अपना टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये सब जो फिनटेक है, ये जो टेक्नोलॉजी बनाता है, ये भी कहीं से आउटसोर्स करता है। तो ये सोचिए कि कहाँ से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करता है, कहीं जो जहां से आउटसोर्स करता है टेक्नोलॉजी, कहीं वो कुछ गड़बड़ कर दे तो, अगर कोई वो वायरस वगैरह कुछ डाल दे तो, तब तो बैंकों के पास भी वो वायरस आ जाएगा। और एक बैंक के पास वायरस गया तो पूरे दुनिया में पहुंच जाएगा वो वायरस। क्यों? क्योंकि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है, डेंसली कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि अगर एक बैंक में भी प्रॉब्लम आया तो पूरा दुनिया का बैंक तबाह हो सकता है। तो बैंकों का मतलब इज्जत बचाने के लिए, अब बैंकों का हेल्थ ठीक रखने के लिए फिनटेक जो है वो कमजोर कड़ी है। फिनटेक है सबसे कमजोर कड़ी, जहां पर जो है कोई भी बैंकिंग कंपनी को मार सकता है, समझे? तो ये रावण का नाभि है, समझे? जहां पर रावण मर सकता है, एकदम कमजोर कड़ी है। पूरे बैंकिंग सिस्टम का सबसे कमजोर कड़ी जानते हैं क्या है? फिनटेक। फिनटेक ही सबसे कमजोर कड़ी। तो इसीलिए कहा गया कि देखो फिनटेक में जो भी रिस्क है ना उसको मैनेज करो भाई साहब। सारे बैंक, सारा कंट्रीज, सारा सेंट्रल बैंक, सुन लो ये बात, फिनटेक का रिस्क को मैनेज करो। और तुम लोग जो है एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज को बैठाओ, ऐसा एक्सपर्टीज लेकर के आओ जो कि टेक्नोलॉजी में बेस्ट है। अपने कंट्री में एक टेक एक्सपर्टीज बनाओ जो कि टेक्नोलॉजी देखेगा कि टेक्नोलॉजी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो टेक एक्सपर्टीज को लेकर के सोचो। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये कुछ गड़बड़ कर दिया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसीलिए एआई और एमएल को लेकर के भी जो रिस्क है उसको पहले तुम एसेस करो और फिर मैनेज करो। ये कहा गया ग्लोबल लेवल पे, किसके द्वारा? BCBS के द्वारा, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। इसी के द्वारा बेसल नॉर्म्स भी आया हुआ है, समझे? अब इंडिया के लेवल पे देखते हैं, इंडिया के लेवल पे बाप कौन है सारे बैंकों का? आरबीआई। ग्लोबल लेवल पे तो BCBS था ना, तो इंडिया के लेवल पे है आरबीआई। तो आरबीआई भी कुछ कुछ बात कहा है, ये भी कुछ कुछ इनिशिएटिव लेकर के आया है। तो आरबीआई ने कहा है कि वॉलंटरी ट्रांजेक्शन कर सकता है जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कहां पर कर सकता है? यूनिवर्सल बैंक्स में कर सकता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर कुछ कंडीशन पूरा कर देता है तो उस केस में वो वॉलंटरी ट्रांजेक्शन ले सकता है यूनिवर्सल बैंक में। एक ये बात कहा गया आरबीआई के द्वारा। दूसरा कहा गया कि एक हम लोग सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, और जो भी ये बनेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसके लिए हम लोग कुछ फ्रेमवर्क भी लेकर के आएंगे, ऐसा आरबीआई का कहना है। ये सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए, देखिए, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए कि बहुत सारा बैंक है, ठीक है? ये लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस होता है क्योंकि आरबीआई जो है एकदम उन लोगों पे बहुत परेशान करके रखा है। आरबीआई बोलता है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, जिसकी वजह से जो बैंक्स है ना वो करने का मन नहीं करता उसको, और वो परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार कुछ हम लोग दूसरा उपाय निकालते हैं जो कि हम लोग आरबीआई से बच जाए।
ठीक है, तो बैंक ऐसा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक जो है वो हमेशा रिस्क में ही रहता है, क्योंकि ये आरबीआई की बात सुन नहीं रहा है। तो उस केस में आरबीआई क्या चाहता है कि बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जिसको आरबीआई रेगुलेट ना करे, वो सेल्फ रेगुलेटेड हो। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो सेल्फ रेगुलेटेड हो, वो क्या करे, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हेल्प करे और जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को वार्निंग दे। जो आरबीआई कुछ मान लीजिए कि लाने वाला है जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को इंपैक्ट कर सकता है, तो ये जो है एसआरओ यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जाकर के बोल देगा कि बैंक देखो ये चीज लाने वाला है, तुम ठीक हो जाओ। यानी कि आरबीआई चाहता है कि एक दोस्त आए, ऐसा दोस्त आए जो कि वो लोगों को जज करे, वो लोगों को गाइड करे। किसको गाइड करे? बैंक्सों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसआरओ है इसको आप मान सकते हैं कि ये हम है जो कि आप लोगों को गाइड करते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाई करना है वो कंटेंट तो मिल जाता है। कौन देता है वो कंटेंट? जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब तो कंटेंट आपको दे देता है, लेकिन तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन आपको प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम बनते हैं गाइड, है ना। तो ये जो हम बनते हैं गाइड, ये क्या है? हम एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमको थोड़ी पैसा देता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हमको थोड़ी परेशान कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है मेरा, लेकिन हम जो है वो आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एसआरओ बहुत जरूरी होता है। ठीक है? आशा करते हैं कि आप एसआरओ का कॉन्सेप्ट समझे। इसके बाद कहा गया कि T+0 सेटलमेंट भी आरबीआई लेकर के आ रहा है। ये आरबीआई नहीं, ये चीज ला रहा है तो सेबी ला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेगुलेटरी इनिशिएटिव है, बहुत सारे रेगुलेटरी इनिशिएटिव है ना। तो T+0 सेटलमेंट सेबी लेकर के आ रहा है। T+0 सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? पहले जो है ना T+2 सेटलमेंट होता था, यानी कि जब आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड किए हैं तो वो जो ट्रेड है वो सेटलमेंट होता था 2 दिन में। ठीक है, अब जो है वो सेटलमेंट होगा 0 दिन में, यानी कि उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा। क्या मतलब है सेटलमेंट का? मान लीजिए कि हम एक शेयर खरीदे, समझे, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीदे, तो हम खरीदे और उसके बदले में 2500 रुपया पे किए, तो 2 दिन के बाद मेरा डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। जब हम खरीदे तभी नहीं आया है, 2 दिन के बाद आएगा। क्यों 2 दिन के बाद आया? क्योंकि 2 दिन के बाद जो है सेबी जो है 2 दिन के बाद सेटल कर रहा था सारा अकाउंट्स को, इसीलिए आया मेरे पास लेट से। जो लेट से आया तो जो पैसा है वो लेट से गया भी होगा। तो यहाँ पर पैसा लेट से गया तो पैसा कहीं पर रुक गया बेकार का। तो जब पैसा रुक गया यानी कि लिक्विडिटी गड़बड़ हो गया। अगर लिक्विडिटी मार्केट में रहता, पैसा अगर मार्केट में रहता तो और इधर उधर होता, और इधर उधर होता तो और हम लोग का इकोनॉमी बढ़ता, लेकिन इकोनॉमी तो रुक गया क्योंकि पैसा जो है वो थोड़ा देर के लिए स्टक हो गया था। इसीलिए बोला कि T+0 सेटलमेंट लेकर के आएंगे। इसमें क्या होगा कि जिस दिन तुम ट्रेड करोगे उस दिन सेटल कर देंगे, यानी कि पैसा तुरंत ट्रांसफर, एक ही दिन में पैसा ट्रांसफर, एक ही दिन में शेयर्स आ गया, तो तुरंत पैसा ट्रांसफर होने लगेगा, तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो पाएगा। बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो पाएगा तो इकोनॉमी और बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो आप समझ गए कि इंडिया लेवल पे आरबीआई या फिर सेबी ये क्या काम किया और ग्लोबल लेवल पे बीसीबीएस क्या काम किया। ठीक है, यही है रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स। बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी जो है वो नए नए इनिशिएटिव लेकर के आया ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो वेल एंड गुड रह पाए। समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। साथ में कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के डायरेक्शन भी दिया गया, इसको हम लोग उसमें समझेंगे, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए, ये इनफ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या क्या देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग ये देख लें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, देख लिए। फिर इसके अंदर 3 चैप्टर होता है, तीनों चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। मैक्रो लेवल पे क्या फाइनेंशियल रिस्क है, अपना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका साउंडनेस कैसा है, रेजिलियंसी कैसा है, फिर रेगुलेटरी इनिशिएटिव क्या क्या लेकर के आया गया। अब हम लोग देखते हैं सर्वे, जो सर्वे किया गया, ये सारा कुछ बता दिया गया था, फिर लास्ट में एक सर्वे भी कर लेता है। सर्वे से क्या होता है ना, सर्वे से पक्का हो जाते हैं जो चीज हम लोग सोच रहे थे, तो ठीक सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, एक बार सर्वे कर लेते हैं। इसीलिए क्या करता है, एक सर्वे भी कर लेता है। उस सर्वे का नाम रखते हैं हम लोग सिस्टमिक रिस्क सर्वे। ठीक है, सिस्टमिक रिस्क सर्वे। इसमें हम लोग 5 रिस्क चेक करते हैं। ठीक है, 5 रिस्क कौन कौन सा है? ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क और जनरल रिस्क। सबसे पूछते हैं, हम लोग तो बता दिए हैं, जो बताना था हम लोग तो बता दिए, साथ में एक सर्वे भी कर दिए हैं, बाकी लोग से पूछ लिए। अब बाकी लोग कौन है? वो एक्सपर्ट है, इसीलिए वो लोग का हम लोग सर्वे एक बार ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग लोग का भी एक बार हम लोगों को सजेशन लेना चाहिए। काम तो हम लोग खुद ही करेंगे लेकिन सजेशन ले लेते हैं, इसीलिए सर्वे कर लेता है, रिस्क सर्वे करता है। रिस्क हम लोग देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इसका क्या रिस्क होगा आपके हिसाब से सर, सर जी आपका क्या रिस्क हो, आप क्या, सर जी आप क्या कहते हैं ये सब रिस्क के बारे में, सर जी आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ऐसे कर करके हम लोग सर्वे कर लेते हैं। इससे हम लोगों को क्या मालूम चलता है, रिस्क मालूम चलता है कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो मेजर रिस्क क्या क्या है वो यहाँ पर क्या क्या मालूम चला है, जियो पॉलिटिक्स,
ये एक मेजर रिस्क है। देखिए, अगर सब जगह झगड़ा होते रहेगा तो हम लोग इंडिया जो है वो ट्रेड भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि रसिया से हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर पाते थे, लेकिन रसिया जो है लड़ाई कर लिया और रसिया दूसरा कंट्री से लड़ाई कर दिया है, तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा है, तो हम वो ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है? मान लीजिए कि कोई ऐसा मेरा पार्टनर है, जहाँ से हम ट्रेड करते हैं, वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देखो भाई साहब, अब जो है ना, हम लड़ाई में फँस गए हैं, तो हमको ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो इसीलिए ना अब तुमसे हम पैसा नहीं ले अब तुमसे जो सामान नहीं लेंगे। तो किसका नुकसान हुआ? हम लोग का नुकसान हुआ, साला सामान हम बेच रहे थे, नहीं बेच पाएँगे अब, समझे? तो वो एक रिस्क है। तो जियोपॉलिटिक्स भी बड़ा रिस्क होता है। टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पूरे दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट किया जा रहा है। जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट किया करता है ना, कोई भी कंट्रीज़, तो वो लोग है ना, वो लोग खर्च कम करता है। अगर खर्च कम करेगा, तो इन्वेस्ट भी कम करेगा, इन्वेस्ट कम करेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। हमारे देश में अगर चाइना इन्वेस्ट कर सकता था या फिर जापान इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन अब वो लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो तो रिस्क है हमारा। कमोडिटी प्राइस हाइक, मान लीजिए कि कोई सामान हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन इंपोर्ट करने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है और क्या बोलते हैं, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है? कुछ एग्रीकल्चर कुछ हम लोग इंपोर्ट करते थे, मान लीजिए कि एक सामान है जो हम लोग खाते हैं, एग्रीकल्चर सामान है जो हम लोग खाते हैं, वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर बढ़िया से वहां पर बारिश नहीं हुआ है, तो कमोडिटी प्राइस बढ़ गया है, तो कमोडिटी प्राइस बढ़ गया है, तो भी वो हमारा रिस्क है। साइबर रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये रिस्क बना हुआ है। ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन, क्योंकि सब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रहा है, तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ग्रोथ स्लो डाउन होगा। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो ये एक सर्वे के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए? तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में अब आ रहा होगा। समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इसको मैं अभी थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं आपको पीडीएफ दूँगा ना, तो फिर ये हाइलाइटेड पोर्शन ना रहे। देखता हूँ कहीं ये सेव ना हो गया हो। एक बार मैं ठीक कर लेता हूँ सब कुछ। ठीक है, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। सब कुछ को रीड भी कर लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट है, ये 29th इश्यू है। ये एक कलेक्टिव असेसमेंट है ऑफ सब कमिटी ऑफ एफएचडीसी। एफएचडीसी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो है एक बाय एनुअल पब्लिकेशन है, जिसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, बाय ये जो है एक बाय एनुअल पब्लिकेशन है, यानी कि साल में 2 बार आता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। ये जो एफएचडीसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। पहली बार ये जो कमिटी बनाया गया था, ये काम किसके द्वारा बनाया गया था? रघुराम राजन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? क्या काम करता है एफएचडीसी? ये जो है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जांचता है, उसको मेंटेन करता है, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करता है। बहुत सारे रेगुलेटर है ना, जैसे कि आरबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड, ये लोग साथ बातचीत करता है, कोऑर्डिनेट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट को लेकर के काम करता है और मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन भी करता है। अब एफएचडीसी का जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है और एफएचडीसी का जो सब कमेटी है उसको हेड करते हैं आरबीआई गवर्नर। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखें कि जो रिपोर्ट है वो 3 मेजर पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है और साथ में एक सर्वे भी दिया जाता है। तो 3 पार्ट जो है जिसमें ये क्लासिफाई किया जाता है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला है माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क। मैक्रो लेवल पे हम लोग देखते हैं कि क्या रिस्क है। सॉरी, यहाँ पर माइक्रो मैंने लिख दिया है, होगा यहाँ पर मैक्रो। ठीक है? यहाँ पर आप मैक्रो लिख लीजिएगा। ठीक? तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम देखा हम लोगों ने कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है और रेजिलिएंट है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज हो गया है ग्लोबली, लेकिन अभी भी कुछ रिस्क है ग्लोबल लेवल पे। क्या क्या रिस्क है? ग्लोबल डेट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पॉलिटिकल डिसरप्शंस इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जैसे कि कमोडिटी प्राइस हाइक, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन। इसके बाद इंडिया का क्या जीडीपी ग्रोथ है? 8.2%, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल ग्रोथ 18.5%। ये तो हम लोगों ने देखा कि मैक्रो लेवल पे क्या फाइनेंशियल रिस्क होता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या साउंडनेस है, क्या रेजिलियंस है। हम लोग साउंडनेस या फिर रेजिलियंस किस आधार पे चेक करते हैं, किस पैरामीटर पे चेक करते हैं? हम लोग देखते हैं कि क्या ये लोग अपना कैपिटल पोजीशन ठीक कर सकता है, क्या ये लोग मिनिमम कैपिटल रखता है। पहले तो हम लोग ये चीज देखते हैं। दूसरा देखते हैं एसेट क्वालिटी, इसका एसेट का क्वालिटी कैसा है, क्या ज्यादा एनपीए है या फिर कम एनपीए है? कम एनपीए तो अच्छा बात है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता है? अगर प्रॉफिट कमाता है तो अच्छी बात है। तो हम लोग साउंडनेस में
और रेजिलियंसी में क्या क्या चेक करते हैं? 3 चीज चेक करते हैं। पहला कि कैपिटल पोजीशन कैसा है, दूसरा एसेट क्वालिटी कैसा है और तीसरा प्रॉफिट कमाता है या नहीं कमाता है। तो सबसे पहले हम लोग साउंडनेस चेक किए कि साउंडनेस है कि नहीं हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक को देखें कि इसका जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो गया है। डिपॉजिट अच्छी बात है, इंक्रीज हो गया है। एसेट क्वालिटी भी इसका इंक्रीज हो गया है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 12 ईयर का लो पे है, 12 ईयर का लो पे है, यानी कि 2.8% है। जो नेट एनपीए है वो 0.6% है। सीआरएआर जो है, जो मिनिमम कैपिटल रखना चाहिए किसी भी बैंक को, वो 9% रहता है। लेकिन यहाँ पर कितना रखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक? 16.8% रखा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है? 76.4%। प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि हम लोग कितना लॉस हो सकता है उसका कितना प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो 100%, हम लोगों का रिस्क है कि 100% हम लोग नुकसान हो सकता है। तो 100% जो नुकसान हो सकता है उसके बदले में हम लोग अलग से कवर कर चुके हैं। इतना नुकसान होगा तो उतना नुकसान हम लोग अलग से रखते हैं अपने अकाउंट में, ताकि नुकसान हो तो भी हम लोग बचा ले। तो कितना को हम लोग कितना हम लोग कवर करते हैं, कितना रिस्क को हम लोग कवर करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं, 76.4%। ये भी अच्छी बात है। हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो गया है? इसका रीजन है, प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज हो गया है क्योंकि देखिए हम लोग पास बहुत सारा प्रोविजन ऑलरेडी से पड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इतना रिस्क होने वाला है, इतना रिस्क होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग अलग से उतना पैसा रखे हुए हैं कि रिस्क होगा भी तो हम लोग ये पैसा लेकर के आ जाएंगे। तो ऑलरेडी जब हम लोग पैसा रखे हुए हैं रिस्क को लेकर के, तो हम लोग और थोड़ी रखेंगे, रख चुके हैं और थोड़ी रखेंगे। तो यानी कि अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग का गिनाएगा, इसीलिए हम लोग का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया है। एनबीएफसी को देखा जाए तो एनबीएफसी का जो सीआरएआर है यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 27.6% है, ग्रॉस एनपीए 1.1% है और रिटर्न ऑन एसेट 3.3% है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी जानते हैं। जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनका क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है, 5.7% है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भी बैंक्स है उसका जो है डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और एसेट क्वालिटी भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या फिर एनबीएफसी है या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये जो है वो साउंड है और स्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग रेजिलियंसी को चेक करते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ गया तो हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या करेगा। तो इसीलिए हम लोग मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना स्ट्रेस बियर कर पा रहा है। तो सीआरएआर हम लोग 46 मेजर बैंक का एनालाइज किए हैं और उस बेसिस पे कहते हैं कि अगर बेसलाइन सिनेरियो हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.1% हो जाएगा। यानी कि मिनिमम कैपिटल कितना रहेगा बैंकों के पास? 16.1%। अगर मीडियम सिनेरियो हो गया तो कितना मिनिमम कैपिटल रहेगा बैंकों के पास? 14.4%। अगर सीवियर सिनेरियो हो गया उस केस में बैंकों के पास कितना पैसा रहेगा? मिनिमम 13%। अच्छी बात है, 9% से बहुत 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 ज्यादा है, यानी कि हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो रेजिलियंट भी है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि रेगुलेटरी इनिशिएटिव क्या हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो हम लोग रेगुलेटरी इनिशिएटिव में हम लोग फोकस करते हैं क्लाइमेट चेंज को, हम लोग फिनटेक को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिनटेक का रिस्क को देख रहे हैं और साइबर थ्रेट को भी देख रहे हैं कि साइबर में क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो पहले हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, फिर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे भी देखेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखें कि फिनटेक को लेकर के चिंता बना हुआ है। जो थर्ड पार्टी टेक प्रोवाइडर होते हैं और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर्स, वो जो है रिस्क को बढ़ा रहे हैं। जो कि थर्ड पार्टी का जो टेक प्रोवाइडर है, जो मैंने आपको कहा था कि जो टेक्नोलॉजी होता है फिनटेक का, वो कहीं से आउटसोर्स कर लेता है, तो थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर रहा है तो वहां से रिस्क पैदा होता है। ठीक है, बीसीबीएस अपना रिपोर्ट में क्या कहता है? बीसीबीएस मतलब बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये कहता है अपने रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक को स्टॉक करते रहो, उसको देखते रहो। ठीक है, जो भी रिस्क होता है उसको भी चेक करो और उसको मैनेज करो। हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो भी रिस्क होगा वो कॉन्टेजियन है, यानी कि कॉन्टेजियस, तुरंत फैल सकता है। एआई और एमएल की वजह से भी बहुत रिस्क हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से भी बहुत सारा रिस्क अराइज हो सकता है। इसको हम लोग बचने के लिए टेक एक्सपर्टीज को ला सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति लोगों को सेटअप कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये तो हो गया ग्लोबल लेवल पे। इंडिया लेवल पे क्या बात हुआ? इंडिया लेवल पे कहा गया कि हम लोग वॉलंटरी ट्रांजिशन करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक के अंदर। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिट कर पाएगा। अगर बनना चाहता है वो यूनिवर्सल बैंक तो बन पाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। 5 साल तक उसको गुड परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। साथ में उसका जो शेयर था स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, यानी कि लिस्टेड शेयर होना चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ उसका होना चाहिए। लास्ट 2 साल में उसका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और उसका जो ग्रॉस एनपीए है वो 3% या फिर उससे कम होना चाहिए। एनपीए जो है, एनएनपीए जो है, नेट एनपीए जो है वो 1% या फिर उससे कम होना चाहिए।
इसके बाद कहा गया कि हम लोग जो है वो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं ताकि जो बैंक्स है उसको फायदा पहुंच सके। फिर T+0 सेटलमेंट जो है उसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। इसमें हम लोग इनिशियली 25 स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। 25 स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कि 25 शेयर्स, तो 25 शेयर्स पे हम लोग T+0 सेटलमेंट का बीटा वर्जन यानी ट्रायल वर्जन चालू किए। इसके बाद कहा गया कुछ डायरेक्शन लेकर के आया है आरबीआई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के। इसमें कहा गया है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, आरबीआई के अंदर रेगुलेटेड एंटिटीज कौन होगा, जो बैंक्स है, एनबीएफसी है, तो बैंक और एनबीएफसी जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है इन एआईएफ स्कीम्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स विद डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन डेटर कंपनीज। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट कर दिया है तो डिस इन्वेस्ट कर देगा विद इन 30 डेज। समझते हैं इसको। यहाँ पर कहता है कि देखो भाई साहब, बैंक जो है मान लीजिए कि ये पैसा दिया है आर्यन को, ठीक है, आर्यन लिमिटेड को पैसा दिया है, बैंक आर्यन लिमिटेड को पैसा दिया है, तो आर्यन लिमिटेड से इसको पैसा मिलेगा, तो बैंक जो है बैंक का डेटर बन गया है। आर्यन लिमिटेड बैंक का डेटर है जो कि इसको पैसा लौटाने वाला है, तो बैंक का डेटर हो गया। अब मान लीजिए कि आर्यन लिमिटेड जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या दूसरा चीज में इन्वेस्ट कर रहा है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम के अंदर, ठीक है, और साथ में बोल रहा है बैंक कि बैंक हम भी इन्वेस्ट कर देंगे आर्यन के साथ, तो हम भी आर्यन के साथ इन्वेस्ट कर देंगे। ये तो गड़बड़ हो गया, आर्यन से पैसा लेना था, अब ये आर्यन के साथ मिलकर के ही कहीं और स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये चीज नहीं कर सकता है। अगर ये ऐसा कोई बैंक किया हुआ है तो वो बैंक 30 दिन के अंदर डिसइन्वेस्ट कर लो, ऐसा कहना था, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग समझ लिए। साथ में सिस्टमिक रिस्क सर्वे भी हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चार्ज लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप को। अब हम लोग देखते हैं सर्वे को। सर्वे का नाम होता है सिस्टमिक रिस्क सर्वे। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक अलग होता है, सिस्टमिक अलग होता है। यहाँ पर जो है वो सिस्टमिक रिस्क सर्वे, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ये ठीक कर दूंगा, ठीक है। सिस्टमिक रिस्क सर्वे, सिस्टमैटिक अगर रहेगा तो क्या मतलब होता है, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब अलग होता है और सिस्टमिक रिस्क का मतलब अलग होता है। सिस्टमिक और सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये वो रिस्क है जो पूरे मार्केट को लेकर के है, पूरे मार्केट को लेकर के है, पूरे दुनिया को लेकर के है, यानी कि बेस लेवल पे, यानी कि ओवरऑल लेवल पे सिस्टम पे क्या स्थिति है। यहाँ पर आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आ गया, ठीक है, ग्लोबल मार्केट आ गया, इंडिया का मार्केट आ गया, सब को लेकर के ये रिस्क हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क। अगर ग्लोबल लेवल पे हम लोग रिस्क देखते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क। ग्लोबल लेवल पे भी जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सिस्टम है, सबको देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन जब सिस्टमिक रिस्क बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ बैंक्सों का, ठीक है, मान लो बैंक्स को लेकर के क्या रिस्क है, इंडिया में जो बैंक्स है उसको लेकर के क्या रिस्क है। तो जो शॉर्ट है, मतलब छोटा लेवल पे देख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क। लेकिन वो सिस्टम 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 बहुत सारे देशों का सब सिस्टम मिलता है तो वो सिस्टमैटिक बन जाता है, समझे, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, ठीक है। तो सिस्टमिक रिस्क सर्वे किया गया है आरबीआई के द्वारा, इस रिपोर्ट में करते हैं, जैसे हम लोग देखे भी। तो यहाँ पर हम लोग 5 डिफरेंट रिस्क को एसेस करते हैं, 5 डिफरेंट रिस्क को बारे में पूछते हैं लोगों से। 5 डिफरेंट रिस्क क्या है, ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क, जनरल रिस्क। तो ये जो है 26 राउंड ऑफ सर्वे हुआ है एक्सपर्ट के द्वारा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, मेजर रिस्क पे हम लोग उसका ओपिनियन लेते हैं और उस आधार पे फिर ये सर्वे का रिजल्ट आता है। ये सर्वे का रिजल्ट में हम लोगों को क्या मालूम चला है कि रिस्क जो है वो तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। किस लेवल पे है, मीडियम रिस्क कैटेगरी में है। तो जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वो कम हो गया है और वो मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। मेजर रिस्क क्या है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, कैपिटल आउटफ्लोज एंड एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइस राइज, साइबर रिस्क एंड ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन। तो यहाँ पर आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा रिपोर्ट आपका समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। यहाँ पर एक बार हम लोग समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं समराइज इस रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर अच्छा होगा तो अच्छा कहेगा, खराब होगा तो खराब कहेगा। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, ये रिपोर्ट को बनाता कौन है और ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो बनाता है इसको एफएसडीसी का सब कमेटी। एफएसडीसी क्या होता है, एफएसडीसी का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो काउंसिल है ये इसका सब कमेटी ये रिपोर्ट को बनाता है। बहुत सारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको एनालाइज करता है और फिर ये रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट को बनाता तो एफएसडीसी का सब कमेटी है, लेकिन इसको पब्लिश करता है आरबीआई। इस बार आरबीआई ने एफएसआर का 29th एडिशन को पब्लिश किया है।
यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसके अंदर 3 चैप्टर का बात किया जाता है। पहला तो मैक्रो लेवल पे क्या फाइनेंशियल रिस्क है, दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका क्या मजबूती है, क्या साउंडनेस है और क्या रेजिलियंसी है। उसके बाद फिर रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स क्या-क्या लेकर के हम लोगों ने आए हैं। साथ में एक सर्वे भी होता है, क्योंकि जब 3 चैप्टर हम लोग बता देंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ छूट सकता है ना, इसीलिए एक सर्वे भी हम लोग ऐड कर देते हैं, जहां पर हम लोग सर्वे करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ और एक्सपर्ट के साथ, कि अगर कुछ रह भी गया हुआ तो वो भी यहाँ पर आ जाए। तो ये रिपोर्ट को बनाता कौन है? एफएचडीसी का सब कमेटी। एफएचडीसी क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो काउंसिल है ना, इसका हेड होता है आरबीआई गवर्नर। ये जो कमेटी है इसका पहली बार प्रपोजल आया था रघुराम राजन कमेटी के द्वारा 2008 में। 2008 में ये जो कमेटी है बनाया गया और इस कमेटी का ही सब कमेटी है जो कि ये रिपोर्ट को तैयार करता है। ये जो सब कमेटी है ना यही तैयार करता है। ये जो सब कमेटी है ये बहुत सारे रेगुलेटर से बात भी करता है और फिर ये पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करता है और उसके बाद ये रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट बना करके आरबीआई इसको रिलीज कर देता है। ये जो रिपोर्ट है ये बाय एनुअल है, साल में 2 बार आता है, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। दिसंबर वाला मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो जरूरी नहीं है आपको पढ़ना। इस जून में जो आया है ये जरूरी है। ठीक है, ये जो एफआईडीसी है यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि 3 चैप्टर होता है। तो पहला चैप्टर था मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब कि मैक्रो लेवल पे क्या फाइनेंशियल रिस्क है। तो हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग है और रेजिलियंट है, लेकिन कुछ रिस्क तो हमेशा रहता है। तो इस बार भी कुछ रिस्क है। क्या क्या रिस्क है? ग्लोबल डेट, जियोपॉलिटिक टेंशन और इन्फ्लेशन। तो ग्लोबल बहुत सारा डेट बढ़ता जा रहा है, जियोपॉलिटिक टेंशन होने जा रहा है, एक देश दूसरा जैसे लड़ रहा है, इससे क्या होगा कि ट्रेड में भी प्रॉब्लम होगा और क्या होगा कि ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जियोपॉलिटिक्स का भी एक टेंशन है। और तीसरा है प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन। बहुत सारा कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल ग्रोथ भी स्लो डाउन हो सकता है, ग्लोबल डेट भी बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिक टेंशन भी आ रहा है। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल जीडीपी? 18.5%। ये तो हम लोगों ने देखा कि मैक्रो लेवल पे क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। अब हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या साउंडनेस है और क्या रेजिलियंसी है। साउंडनेस पहले हम लोगों ने चेक किया, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और कैपिटल एडिक्वेसी हम लोगों ने देखा। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.8% है, जो कि 12 ईयर का लो पे है। एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए जो है वो 0.6% है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.8% है। ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है कि मतलब मोटा मोटी हम लोग कितना लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो 2.8% ही है जिसको हम लोग लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी जो लोन रिकवर हो जा रहा है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैक्सिमम लोन रिकवर कर ले रहा है, इसका मतलब कि ये ठीक से काम कर पा रहा है। जो रिकवर नहीं कर पा रहा है वो कितना परसेंटेज है? 2.8%। तो ये मोटा मोटी है। नेट एनपीए कितना है? नेट एनपीए ज्यादा ध्यान में रखने वाला बात है। तो नेट एनपीए जो है वो 0.6% है, बहुत कम है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में है हमारा बैंक। सीआरआर का मतलब होता है कि कितना मिनिमम कैपिटल रहना चाहिए किसी बैंक में ताकि ये वापस से लड़ पाए। अगर कुछ स्थिति खराब हो गया तो इसका कैपिटल जो है वही तो इस्तेमाल हो पाएगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है कि कुछ मिनिमम कैपिटल तुम अपने बैंकों में रखो। ग्लोबल लेवल पे जो बीसीबीएस है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो सारा बैंकों का बाप है, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस, उन्होंने कहा है कि 9% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहना ही चाहिए। लेकिन हमारा आरबीआई कहता है कि बीसीबीएस सर ठीक है, हम लोग जो है 9% नहीं, हम लोग तो 12% रखेंगे। तो आरबीआई जो है वो 12% 13% करके रखता है। 9% अगर चला जाएगा सीआरएआर यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तब चिंता वाला बात है, नहीं तो चिंता वाला बात नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सीआरएआर है वो 16.8% है, बहुत अच्छा है। एनबीएफसी के केस में सीआरएआर जो है वो 27% है, बहुत अच्छा है। एनबीएफसी के केस में जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.1% है, बहुत अच्छा है। इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा है, यानी कि एनबीएफसी जो है वो हमारे देश में पैसा कमा रहा है। तो अगर पैसा कमा रहा है तो उस मजबूत भी है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी क्रेडिट ग्रोथ हम लोगों ने देखा, तो उसका भी क्रेडिट ग्रोथ 5.7% है, जो कि अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो इसी आधार पर देखा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो साउंड भी है, यानी कि मजबूत है। साथ में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इनका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है और डिपॉजिट्स भी बढ़ गया है। प्रॉफिट भी बढ़ गया है और डिपॉजिट्स भी बढ़ गया है, ये भी है। तो देखिए सारा बात जो है वो पॉजिटिव है, इसी की वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साउंडनेस है वो अच्छा है, यानी कि वो मजबूत है। अब रेजिलियंसी का बात करें, यानी कि वो मजबूत तो है लेकिन स्ट्रेस झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये भी देखते हैं। तो रेजिलियंसी में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट। हम लोग उसको स्ट्रेस देते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है सिस्टम को स्ट्रेस देते हैं और देखते हैं कि किस स्ट्रेस में वो किस तरीके का स्थिति में रहेगा। तो हमारा बैंक जो है उसको 3 स्ट्रेस से गुजराया गया।
एक बेसलाइन स्ट्रेस, मीडियम स्ट्रेस और सीवियर स्ट्रेस। देश में जो 46 मेजर बैंक है उन लोगों को ये स्ट्रेस देखा गया और देखा गया कि बेसलाइन सिनेरियो में जो मेजर बैंक्स है उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.1% रहेगा, मीडियम सिनेरियो में 14.4% रहेगा और सीवियर सिनेरियो में 13% रहेगा, यानी कि 9% से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छा स्थिति में है, ये लड़ने लायक भी है हमारा बैंक्स। हम लोग 46 मेजर बैंक को ही क्यों यहाँ पर एड्रेस करते हैं, क्यों इसी का सिर्फ टेस्ट करते हैं, बाकी का टेस्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि जो 46 मेजर बैंक है ना, अगर ये डूबेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं डूबेगा तो हम लोग किसी तरह से रिकवर भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो 46 मेजर मेजर बैंक है उसी को टेस्ट किए। ठीक है, तो हम लोग ये जाने कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका उसमें साउंडनेस भी है और रेजिलियंसी भी है। फिर हम लोग देखें कि रेगुलेटरी इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया, रेगुलेटरी लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो ग्लोबल लेवल पे सारा बैंकों का बाप कौन होता है, सेंट्रल बैंक का भी बाप कौन होता है, बीसीबीएस, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। तो उन्होंने कहा है कि फिनटेक को लेकर के रिस्क अराइज हो रहा है, रिस्क को एसेस करो और रिस्क को मैनेज करो। फिनटेक को लेकर के कोशिश करो कि एक टेक एक्सपर्टाइज को तुम ले आओ, जो एक टेक एक्सपर्टाइज होगा उसको टेक के बारे में बहुत नॉलेज होगा, तो जो टेक रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा उसको वो सॉल्व कर पाएगा। तो तुम लोग पहले से ही एक टेक एक्सपर्टाइज रखो, साथ में एआई और एमएल को ध्यान में रखो, क्योंकि एआई और एमएल से अगर प्रॉब्लम अराइज होगा तो हमारे पूरा दुनिया में प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो डेंसली इंटरकनेक्टेड है। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो वो कंटेजियस पहुंच जाएगा, बहुत दूर तक पहुंच जाएगा और पूरा सिस्टम को बिगाड़ देगा। इसीलिए फिनटेक रिस्क मैनेज करो और टेक एक्सपर्टाइज को लेकर के आओ और एआई और एमएल को लेकर के सावधान हो। जानते हैं फिनटेक को लेकर के बहुत सारा बात कहा गया है। फिनटेक जो है वो बहुत कमजोर कड़ी है हमारे पूरे दुनिया का बैंकिंग सिस्टम को लेकर के। फिनटेक कौन होता है, जैसे कि जीपे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, ये सब क्या है, ये सब बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, यानी कि फिनटेक है। ये लोग क्या करता है, अपना टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ना थर्ड पार्टी सोर्स का इस्तेमाल करता है। थर्ड पार्टी को बोलता है कि देखो मेरे लिए ये टेक बना दो, मेरे लिए टेक्नोलॉजी बना दो। तो वहां पर जो थर्ड पार्टी बना रहा है, थर्ड पार्टी तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी कर दे, इसीलिए हम लोग ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फिनटेक है वहां पर रिस्क हो जाता है, तो रिस्क को एसेस करना चाहिए, फिर रिस्क को मैनेज भी करना चाहिए, ऐसा कह रहा था बीसीबीएस। साथ में कहा कि देखो टेक्नोलॉजी का यहाँ बहुत इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी से बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसीलिए तुम टेक का एक एक्सपर्टाइज को भी एक बार बैठा लो अपने पास। इसके बाद इंडिया लेवल पे क्या बात हुआ, अब इंडिया लेवल पे देखा गया कि आरबीआई ने क्या क्या लेकर, अब इंडिया लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो आरबीआई ने कहा है कि हम लोग वॉलंटरी ट्रांजिशन का ऑप्शन दे रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपने आप को कन्वर्ट करा सकता है यूनिवर्सल बैंक्स में। कैसे कन्वर्ट कराएगा, कुछ कंडीशन पास करेगा तो वो कन्वर्ट करा सकता है वॉलंटरी। दूसरा फिर कहा गया आरबीआई के द्वारा कि हम लोग एक फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं ताकि सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। ये सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई और बैंकों के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंकों को मदद पहुंचा सकता है। ये जो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करता है, ये गाइडेंस देता है बैंकों को, ये बैंकों के बारे में बात करता है, ये बैंकों का जो भी प्रॉब्लम है वो आरबीआई को बताता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए ये आराम से फंक्शन कर सकता है। लेकिन किसके बारे में फंक्शन करता है, बैंकों के बारे में फंक्शन करता है, बैंकों का प्रॉब्लम को सुनता है, बैंकों का प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक्सपर्ट है वो लोग बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये भी चालू कर रहा है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत डरता है बैंक्स, इसीलिए एक बैंकों का दोस्त हम लोग क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम रख देंगे सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद T+0 सेटलमेंट को भी लेकर के आने वाला है, इसका बीटा वर्जन लेकर के आ गया है सेबी। तो ये जो T+0 सेटलमेंट है इसको कौन लाया है, इसको सेबी लाया है। ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो एक ही दिन में सेटल हो जाए, जिस दिन आपने ट्रेड किया उस दिन सेटल हो जाए। पहले जो T+1 होता था, यानी कि जिस दिन आप ट्रेड करते थे ना तो पैसा अगला दिन ट्रांसफर होता था और शेयर्स भी अगला दिन ट्रांसफर होता था, क्योंकि अगला दिन ही सेटलमेंट जाके होता था, ट्रेड के अगला दिन सेटलमेंट होता था। इसको अब ठीक करके सेबी क्या किया है कि उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी बढ़ पाएगा। साथ में एआईएफ डायरेक्शंस भी आया, आरबीआई बहुत सारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के डायरेक्शन भी जारी किया। इसके अंदर बैंक्स को क्या कहा गया, इसके अंदर बैंक्स को कहा गया कि देखो बैंक्स, जो भी तुम्हारा डेटर है जिससे तुमको पैसा मिलने वाला है, डेटर कंपनी है, उसके साथ मिल करके तुम एआईएफ स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करना, और अगर किए हो तो 30 दिन के अंदर तुम विड्रॉ कर लो, ऐसा कहा गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के जो डायरेक्शन जारी किया उसमें यही चीज कहा गया।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चैप्टर देख लिया। 3 चैप्टर में कौन-कौन सा चैप्टर था? मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी इनिशिएटिव। लास्ट में एक सर्वे किया गया जिसका नाम था सिस्टमिक रिस्क सर्वे। इसके अंदर जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन लोगों से हम लोग सर्वे करते हैं और 5 रिस्क को चेक करते हैं। वो 5 रिस्क कौन-कौन सा है? ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क और जनरल रिस्क। अभी हम लोगों ने कौन-कौन सा रिस्क को आइडेंटिफाई किया है? जियोपॉलिटिक्स, टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अक्रॉस द ग्लोब, कमोडिटी प्राइस हाइक, साइबर रिस्क और ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन। तो यहाँ पर मैंने आपको समराइज भी कर दिया। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ये जो कंटेंट है इसको बनाने में मेरा बहुत मेहनत जाता है, बहुत समय जाता है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अगर मदद पहुंचा है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट मुझे करेंगे। आपका जो पॉजिटिव कमेंट होता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे ज़्यादा अपना 100% देने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए आप कमेंट जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, ठीक है? तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।